पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स। प्राइवेट टीचर्स और दीनी मदारिस के जो असातिज़ा हैं, ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशान हैं, तो उनकी भी दरख्वास्तें तलब करके उनको भी हम कुछ इमदाद देंगे बोल के ऐलान करे थे। उस ताल्लुक़ से भी जायज़ा लिए समझिए आज तहक़ीक़ात करेंगे और जो भी हमारे ऐलानात थे उस हिसाब से उनको इमदाद जारी करेंगे। और ये नए स्कूल से कुछ ज़्यादा जी नए स्कूल से कुछ तामीर का कुछ सिलसिला बताइए। नए स्कूल्स का नहीं, जो हमारी तामीर जो जारी थी स्कूल्स की, तो लॉकडाउन के बावजूद भी हमारी तालीम वो तामीर जारी रही और क़रीबुल ख़त्म पे है, आखिरी मराहल में है। जैसा सलाला का स्कूल है वो भी मुकम्मल तकरीबन ख़त्म पे है, लेकिन इस तालीमी साल से ने आइंदा तालीमी साल से उसका आगाज़ करेंगे बोल के हमारा इरादा है। उसमें सलाला की स्कूल का जुमला तामीराती रकबा जो है वो 46,600 स्क्वायर फीट है और मुकम्मल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसका तखमीना लागत 6.5 करोड़ रुपये की है। तो हम अभी तक उसमें 5 करोड़ रुपया सर्व कर चुके हैं और फर्नीचर के लिए भी कुछ करीब 1 करोड़ होगा। और वो ज़मीन जो हम ख़रीदे थे करीब 3.5 करोड़, तो बहरहाल वो एक सलाला का प्रोजेक्ट टोटल हमारा 11 करोड़ का है, तो क़रीबुल ख़त्म पे इंशाल्लाह हो जाएगा। और फिर दूसरा जो हमारा ऑनगोइंग था, आप लोग को मालूम है कि मुग़लपुरे में बिल्डिंग वो जुमला उसका बिल्टअप एरिया 61,000 स्क्वायर फीट है, तो उस पर भी करीब 8-9 करोड़ रुपया उसका तखमीना लागत है उसकी इमारत की तकमील की, जिसमें से हम 7 करोड़ रुपये ख़र्च कर चुके हैं और ज़मीन भी है, फर्नीचर भी। तो वो प्रोजेक्ट भी 16.5 करोड़ का था हमारा मुग़लपुरे का, तो वो भी ख़त्म पर है। और फिर लॉकडाउन और इलेक्शन के वक्त जमाल कॉलोनी रियासत नगर में जूनियर कॉलेज की इमारत का संग बुनियाद रखे थे। उसका टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है वो 20,000 स्क्वायर फीट है और उस इमारत पे भी करीब 4 करोड़ रुपये का सरफा हो रहा है, तो वो भी एक 5.5-6 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो वो भी हमारा जारी है। फिर आप लोग को याद होगा शायद वो तालाब मीर जुमला में जो साबिक़ में डार्जिलिंग स्कूल था, उसकी भी तामीर जारी रही लॉकडाउन के बावजूद और पूरे 7 मंजिल की सारी छतें उसकी पड़ चुकी हैं। और जुमला मुकम्मल तालाब मीर जुमला का जो प्रोजेक्ट है वो करीब 22 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है वो, जिसमें से अभी हम 7 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं और भी करना है उसमें। तो इंशाल्लाह आइंदा तालीमी साल तक हमारा इरादा है कि वो तालाब मीर जुमला के स्कूल में नेक्स्ट ये साल नहीं, आइंदा तालीमी साल से उसका भी आगाज़ करेंगे। नर्सरी और UKG, LKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th तक भी लेंगे वहाँ पे बोल के इरादा है। और हम ये सोचे कि उसमें 5 सेक्शंस रखेंगे और एक सेक्शन में 40 बच्चे रहेंगे, तो इस हिसाब से 1000 से ज़ायद बच्चे शायद वहाँ पे दाखिला लेंगे आइंदा साल। फिर जूनियर कॉलेजेस बंद हो गए हैं, तो वो जूनियर कॉलेजेस खोलने की इजाज़त लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल जाती है तो उस पर भी गौर करेंगे। और मुग़लपुरा स्कूल में हम जो बिल्डिंग स्कूल के लिए बनाए थे, लेकिन बाद में हम वो डार्जिलिंग की इमारत लिए, तो हमारे हर स्कूल में 2 सेक्शंस या 3 सेक्शंस रहते हैं, तो दार्जिलिंग में हम 5 सेक्शन करें। 5 सेक्शन करने की वजह यह है कि मुग़लपुरे में हम जो 2 सेक्शंस लेने का इरादा करे थे 80,
बच्चों का हर साल, तो हम उसको दार्जिलिंग में मूव कर दिए। और मुगलपुरे के स्कूल में हमारा इरादा ये है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की फ्री कोचिंग देंगे, जैसा नीट है और एमसेट है, आईसेट है, लॉ सेट है, और फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को हम वहाँ पे एक सेंटर बना के देंगे। और उसके बाद हमारा इरादा है कि ये पैरामेडिकल ट्रेनिंग कोर्सेज जो होते हैं, जो ग्रेजुएट्स की रहती हैं, ट्रेनिंग रहता है उसमें, और ग्रेजुएशन के बराबर होता है। जैसा ये डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं आपके, और फिर ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं, सीटी टेक्नीशियंस होते हैं, एमआरआई टेक्नीशियंस होते हैं, और दूसरे जो ट्रेनिंग होते हैं, तो उसका भी एक मरकज़ हम चाहते हैं कि मुगलपुरे में हम बनाएंगे। तो ये भी हम फ्री रखेंगे बोलकर हमारा इरादा है। फिर उसके बाद मुगलपुरे में इरादा ये भी है कि कैरियर गाइडेंस सेल एक बनाएंगे हम, जहाँ पे एक्सपर्ट्स रहेंगे ऑनलाइन और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि कौन से कैरियर को आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हमारा इरादा है कि मुगलपुरे के हमारी जो बिल्डिंग है वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट सेंटर भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि क्वालिफाइड बच्चे जो हैं उनको हम प्लेसमेंट्स के लिए भी कोशिश करेंगे। और फिर हमारा इरादा है कि वहाँ पे हम एक कॉल सेंटर भी रखेंगे जो कैरियर गाइडेंस एंड जॉब प्लेसमेंट का भी हेल्प करेगा या गाइड करेगा हमारे पुराने शहर के स्टूडेंट्स को, बच्चों को। और फिर वो मुगलपुरे में हमारा इरादा ये है कि 10th ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए इवनिंग में वहाँ पे भी हम कुछ क्लासेस करेंगे 10th ड्रॉप आउट के लिए। और फिर इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट है अगर कोई, तो उनको भी हम इवनिंग में लाकर करेंगे। और अगर कोई ग्रेजुएशन में भी अगर ड्रॉप आउट हो गए हैं तो उनको ओपन यूनिवर्सिटीज़ से, और अगर उनकी एज हो जाती है तो वन टाइम भी वो लोग एग्ज़ाम्स में जाके वन टाइम एग्ज़ाम्स लिख के भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। और फिर ओपन स्कूल भी है 10th का, वो भी हम करेंगे। और फिर उसके साथ ही साथ हमारा इरादा है कि मुगलपुरा के जो सेंटर है वहाँ पर 10th की भी कोचिंग फ्री करेंगे, इंटरमीडिएट की फ्री कोचिंग करेंगे, ग्रेजुएशन की भी फ्री कोचिंग करेंगे। तो ये इरादा है इंशाअल्लाह ताला हम एक 4-6 महीने में मुगलपुरे के उस सेंटर में ये सारी तालीम का आगाज़ करेंगे। और उसके साथ ही साथ ये बिल्डिंग जो आप लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमारा इरादा है कि इस साल या फिर आइंदा तालीमी साल देखते हैं, हुआ तो इस साल ही हम ये चाह रहे हैं कि नर्सरी, LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक फिर से एक यहाँ पर भी दाखिला दें। और उसकी वजह ये है कि अतराफ़ अकनाफ के जितने भी रेंटल जो बिल्डिंग्स में जो स्कूल्स थे वो स्कूल्स बंद हो गए और बच्चे बहुत परेशान हैं। जिस वक्त स्कूल्स खुलेंगे तो जब पता चलेगा कि कितने स्कूल्स बंद हो गए हैं और कितने बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। राइट नाउ तो अभी कोई नहीं बोल सकते, लेकिन रेंटेड बिल्डिंग में जितने थे वो कई स्कूल्स बंद हो गए हो, तो वो बच्चे फिर उनका एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो उस ताल्लुक़ से भी आज हम बैठकर जायज़ा लिए और उसको भी किस तरीक़े से देख कर हम अपनी जानिब से ताउन या मदद कर सकते हैं वो बच्चों को यहाँ पे दाखिला देने के वास्ते, वो भी हम पूरा जायज़ा लिए। और अगर हम 2020 जो B19 से लेकर अगर आज तक देखें तो अब तक हम हमारे स्कूल्स पर करीब 50 करोड़ रुपये का सरफा कर चुके हैं, और अभी हमको और आगे भी सर्व करना है और ये स्कूल्स को कंप्लीट करना है। तो बहरहाल एक काम हो रहा है और
فرسٹ لاک ڈاؤن میں ہم کیسا کام کر رہے تھے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے امداد تقسیم کی تھی. زندگی کے ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والوں کی مدد بھی ہم نے کی اور ہماری جانب سے کوشش کی تھی. اللہ نے ہم سے کام لیا. سیکنڈ لاک ڈاؤن میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے لاک ڈاؤن میں ہم اپنی جانب سے، میری جانب سے، میری ذات کی جانب سے اور میرے خود کے ٹرسٹ جو سالار ملت کے نام سے چلایا جاتا ہے، جس میں کسی کا کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے، صرف میں اپنے طرف سے چلاتا ہوں، تو ہم پکا ہوا کھانا دیے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی لوگوں کو ہم نے پکا ہوا کھانا تقسیم کیا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں، اور شاید قریب 1 لاکھ لوگوں کا پکا ہوا کھانا، سیکنڈ لاک ڈاؤن میں 1,40,000 پکا ہوا کھانا ہم نے تقسیم کیا. اور پھر 20 لاکھ روپیہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آکسیجن سلنڈرز کے تقسیم اور ریفلنگ کے لیے میں نے اپنی جانب سے میرے کارپوریٹرز کے ذریعے ہم نے کیا. اور ایک بات بھی میں بولوں گا ضرور کہ مجلس اتحاد المسلمین چیریٹیبل جو ٹرسٹ ہے، اس کو بھی میری جانب سے اور میرے چلائے جانے والے ٹرسٹ کی جانب سے 30 لاکھ روپے کا عطیہ ہم نے دیا. تو یہ سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی 30 لاکھ روپے مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کو ہم نے اپنی جانب سے دیا، جس کے ذریعے چندرائن گٹے کے متاثرہ اور آکسیجن کی ضرورت مند لوگوں کی مدد کی گئی. اور وہ مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے آن لائن جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا، اس میں بھی ہماری جانب سے تعاون ہوا اس 30 لاکھ کے ذریعے. اور اپنے کارپوریٹرز کے ذریعے کئی لوگوں کو ہم نے آکسیجن سلنڈرز کی تقسیم کی. اور یہ حقیقت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ میری غیر موجودگی کے باوجود بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے متاثرہ لوگوں کو پریشان ہونے سے میرے کارپوریٹرز، مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز اور کارکنوں نے کافی مدد کی. ہمارے پاس پوری فہرست ہے کہ کتنے لوگوں کی ہم نے مدد کی. اور پھر کھانا بھی خرچ ہوا، قریب پھر سے 95 لاکھ روپیہ ہم نے صرف کیا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی. تو بہرحال کام ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں، آگے بھی کام کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی کام کرتے رہیں گے. اور سب سے زیادہ پریشان حال وہ اساتذہ ہیں جو سکولز بند ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ تنخواہیں نہیں ملی، تو ان کے بھی مدد کا ہم نے وعدہ کیا تھا. انشاءاللہ ہم اپنے اعلان کے مطابق درخواستوں کو طلب کریں گے. حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے جتنے ٹیچرز ہیں ان کو ہماری جانب سے کچھ راشن دیں گے اور 2000 روپے کی امداد بھی ہم اپنی طرف سے دیں گے. اور کووڈ میں جن بچوں کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا، ان بچوں کی فری تعلیم ہمارے سکولز میں چندرائن گٹے کی اسمبلی کانسٹیٹنسی کے حد تک ہم ان بچوں کا انتظام کریں گے. اور چندرائن گٹے سے ہٹ کر بھی ہمارے سکولز یاقوت پورہ کانسٹیٹنسی میں ہیں، نشیمن نگر میں ہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی کووڈ سے اگر کسی کا انتقال ہوا، کسی کے پیرنٹس کا، تو ان بچوں کو بھی ہم فری تعلیم ہمارے نشیمن نگر کے اسکول میں دیں گے. اور امبر پیٹ میں بھی ہمارا اسکول ہے، اگر وہاں پر بھی اگر کسی کے پیرنٹس کووڈ میں انتقال ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ہمارے امبر پیٹ کے اسکول میں فری تعلیم کا انتظام کریں گے. اور انٹرمیڈیٹ کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک پیرنٹ کا بھی اگر انتقال ہوا کووڈ سے، تو ہم ان کو بھی کچھ اسکالرشپ دینے کا اعلان کرے ہیں. 4000 روپیز انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو دیں گے. اور اگر ڈگری پڑھ رہی ہے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا جن کے پیرنٹس متاثر ہوئے، ان کو بھی ہم 5000 روپی گریجویشن کی ون ٹائم ایک اسکالرشپ بھی ہم دیں گے ہماری طرف سے. تو یہ اعلان ہم نے پہلے کیا تھا. تو ان اعلان کے لیے ہم آن لائن درخواستیں منگائیں گے سارے لوگوں سے. وہ ہمارا جو ایک ویب سائٹ رہے گا جو سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے ہے، تو وہاں پہ ہم اوپن کریں گے
تو جتنے ٹیچرز ہیں, جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ سارے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن کمپلسری یہ ہے کہ اپلیکنٹ اپنے پیرنٹس کا آدھار کارڈ, ووٹر آئی ڈی کارڈ اور چندرائن گٹے میں ریسائڈ کرتے ہیں, رہتے ہیں, اس کا ایک ایویڈنس اور ثبوت بھی آن لائن سبمیشن کرنا پڑے گا. اگر یہ ڈاکیومنٹس میں سے کوئی بھی ایک ڈاکیومنٹ نہیں رہے گا تو وہ لوگ ایلیجیبل نہیں رہیں گے ہماری اسکالرشپ کے لیے یا ہماری مدد کے لیے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ایک 8 دن میں کریں گے, تو اس کام کا اعلان بھی ہو جائے گا, تو اس سے بھی آئے گا. اور بھی اگر کوئی مسائل, کوئی ضرورت مند لوگ ہم سے رجوع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی بھی مدد کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں میرے کارپوریٹرز, میرے سرگرم کارکنان اور دوسروں نے غیر معمولی کام کیا ہے, جس کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے آپ. اب ہم تو اس پہ توجہ دے رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ کوئی اور دے اس پہ توجہ. دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی وہ کام کرے, کیونکہ ایک کام یہ ہے کہ ایک فرد واحد سارا کام نہیں کر سکتا ہے. جو بند ہوئے تو ویٹنگ لسٹ نہ دے پانے کی وجہ سے بند, تو یہ پرابلم کو کس طرح سے؟ اب میری جانب سے جو میں کر سکتا ہوں وہ تو اعلان کر چکا ہوں. اب رہا اسٹیٹ گورنمنٹ تک ایک پبلک ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے اس مسئلے کو اٹھانا, ان تک پہنچانا اور ان سے امید کرنا کہ اس مسئلے کا حل وہ ڈھونڈ کر نکالیں. ضرور انشاءاللہ تعالی ریاستی حکومت سے ہم اس تعلق سے نمائندگی کریں گے اور دیکھیں گے کیا مدد ہو سکتی ہے انشاءاللہ. سر وہ 2000 میں جو مدد کی امداد کی بات کی نا, چندرائن گٹے کے حلقے کے حد تک رہے گا یا پھر ادر کانسٹیٹوئنسی میں رہے گا؟ نہیں, چندرائن گٹے حلقے کی حد تک ہی رہے گا. یہ پہلے ہی میں اعلان کر چکا ہوں, اس کا ویری کلیئر ہے, چندرائن گٹے کی حد تک ہی رہے گا. اور ہاں, اس میں دینی مدارس بھی کافی متاثر ہوئے. دینی مدارس کے بھی جو اساتذہ ہیں ان کی بھی ہم مدد کریں گے اور ان کو بھی تعاون کریں گے اپنی طرف سے. کریں گے, ہم ریپرزینٹ کریں گے اسٹیٹ گورنمنٹ سے. پورا سال بھر میچ چلا ہے, پھر خود فیس بھرنا ان کے ٹائم پہ پورے پرائیویٹ سر وہ بھی ہے, اور کافی بچے جو ہے اسکولس بند ہونے کے بعد کافی بچے ڈراپ آؤٹس بھی ہو گئے سر, تو ان کے پیرنٹس کو کاروبار بھی متاثر ہوا. دیکھیے صاحب کیا ہے, اس میں آپ ایک طرفہ ہی بات کرتے ہیں. سوال آپ صرف پیرنٹس کی انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے کہ آن لائن کلاسز ہوئے, اسکولز بند تھے, اس کے بعد میں فیس لے رہے ہیں, نہیں لینا چاہیے. لیکن اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ خود بول رہے ہیں کہ کئی کرائے کے بلڈنگوں میں چلنے والے اسکولز بند ہو گئے, تو کیوں بند ہوئے تھے, کیوں بند ہوئے؟ تو ہر ایک چیز کا دو رخ ہے. ہاں, یہ ایک الگ بات ہے کہ جب اسکولز نہیں چلے, اسکولز بند ہے, فل فیس تو نہیں لینا چاہیے, کچھ تو کم کر کے لینا چاہیے, اور وہ لے کر وہ اپنے اسکولز کو بھی ریٹین کریں, اور اپنے اسکولز میں جتنے ٹیچرز ہیں جن کی 10,000 تنخواہ تھی تو کم از کم 500 روپے تو بھی دیں ان کو. آپ بولیے, ایک ٹیچر جو بی ایڈ ہے, ایم ایڈ ہے, کوالیفائڈ ہے, آج انہیں دانے دانے کو ترس رہا ہے, کوئی اس کی بات نہیں کر رہے, اس ٹیچر کی. اس کے بعد ڈگری ہے اس کے پاس, کئی بچوں کو پڑھا رہا تھا وہ, اور 1 سال سے اسکول بند ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے صرف 2 مہینے دے کے اس کے بعد بند کر دیے, نہیں دیے اس کو. تو وہ ایک پڑھا لکھا آدمی آج روڈ پر ہے, اس کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا ہے, اس کے بارے میں بھی تو بولنا چاہیے نا. میری ساری ہمدردیاں ان ٹیچرز کے ساتھ ہیں, اور میری جانب سے جو بھی ہو سکتا ہے میں ان ٹیچرز کی میں مدد کروں گا, کیونکہ ضروری ہے ان کے لیے, وہ میں کروں گا, اس لیے میں کر رہا ہوں یہ چیز. اور کچھ ہے تو بولیے صاحب. ویب سائٹ کا آغاز کب سے ہوگا سر؟ انشاءاللہ ویب سائٹ کی ہم تھوڑا سا اس کی ڈیزائننگ کر رہے ہیں, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. ہمارے آئی ٹی کے جو ذمہ دار ہیں ان کی طبیعت تھوڑا خراب ہو گئی, تو انشاءاللہ ایک 8 دن میں ہو جائے گا انشاءاللہ.
जॉब प्लेसमेंट करेंगे, मेला नहीं, मेला नहीं, नहीं नहीं, मेला नहीं है साहब, जॉब प्लेसमेंट के लिए हेल्प करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग देंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में भी हम ट्रेनिंग देंगे। फिर ये देखिए आप बैंक में वैकेंसीज आते हैं, रेलवेज में आते हैं, इंडियन आर्मी में आते हैं, कई जॉब्स खुलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मालूम, तो हम वो गाइड करेंगे कि बताएंगे कि देखिए ये ऑप्शंस आपको खुले हैं, रेलवेज में ये नौकरियां हैं, इंश्योरेंस में ये नौकरियां हैं, बैंकिंग सेक्टर में ये नौकरियां हैं, क्यों नहीं आप पढ़े लिखे लोग उसमें अप्लाई करते हैं, हम वैसा गाइड करेंगे। So there is only one center या मतलब नहीं, फिलहाल तो हम एक ही सेंटर डाल रहे हैं साहब, उसी में मोगलपुरे में, वहीं से विल स्टार्ट, बाद में जैसा होते जाता और करेंगे। साहब आप काफ़ी खिदमत कर रहे हैं लोगों की, तो लोगों में जो है काफ़ी बेचैनी भी नज़र आती है कि अकबर साहब खाली खिदमत कर रहे हैं और पॉलिटिकल मामले में जो है कम नज़र आ रहे हैं। ऐसे भाई मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद खिदमत है, पॉलिटिक्स में आना पॉलिटिक्स के लिए मेरा मकसद नहीं है। लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं मेरे तकरीर के लिए, मगर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने पहचाने मेरी काम की वजह से। लोग जो है तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद आवाम की खिदमत नहीं करते हैं, लेकिन मैं खिदमत करता हूं, बातें भी करता हूं, काम भी करता हूं, और मेरा मकसद सियासत में खिदमत है, सियासत में सियासत के लिए नहीं आया मैं। अगर मेरी खिदमत में अगर कोई कमी हो रही है तो आप सवाल करिए। थर्ड वे आने के चांसेस भी है, क्योंकि पब्लिक के पास जो है वहम आया हुआ है कि इसको ओपन होने के अगस्त से। अब रियासती हुकूमत को सोचना चाहिए, फ़ैसला लेना चाहिए, एजुकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको करना चाहिए। हिंदुस्तानी एक मुल्क है जहाँ पे स्कूल्स बंद है, बाकी जगह पे तो पूरे खुले हैं। मैं यूके से आया हूँ, यूके में तो पूरे स्कूल्स चले पूरा, अब समर हॉलीडेज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ पूरे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर सितंबर से खुल जा रहे हैं, अमेरिका में भी यूनिवर्सिटीज़ खुल जा रहे हैं। शायद हमारे पास अभी कुछ फ़ैसला लेंगे, शायद उम्मीद करते हैं। अब मैं तो अपनी तरफ से अपने स्कूल्स नहीं खोल सकता हूँ, हुकूमत को फ़ैसला लेना है, तो दूसरी चीज़ों में मसरूफियत ज़्यादा है हुक्मरानों की, शायद इस पर तवज्जो नहीं है, अब आएगी तवज्जो। कई एक मुसलमान अफराद को आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। हुकूमत रिजर्वेशन का देने का तो वादा की है, लेकिन अभी तक दी नहीं है, तो आप इस सिलसिले में क्या स्टेप उठा सकते हैं ताकि हुकूमत रिजर्वेशन मुसलमानों को दे? तो वो तो मसला ज़ैर दौरान है, कोर्ट में मामला वहाँ पे है, और बड़े बड़े लोग जब रेजोल्यूशन पास किया गया असेंबली में तो मिठाइयाँ खाए, गुलपोशियाँ कर ली, अपनी तहनीती तकरीबें कर लिए कि रिज़र्वेशन मिल जाएगा, और मैं तो जब ही बोला था कि ये मुमकिन नहीं है। हमारा मौक़िफ़ तो सामने है, तो सवाल उनसे करना है कि मिठाई खाए, फूल पहने, कब मिलने वाला है, उनसे पूछिए। स्कूल के मामले में केजरीवाल मॉडल को विचार किया जाता है, और हैदराबाद में स्कूल के मॉडल के मामले में ओएसिस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की मिसाल दी जाती है। क्या गवर्नमेंट स्कूल्स को भी आपके हल्के में इसी तरह से डेवलप किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, अगर आप आके देखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। मेरे हल्के के स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसा फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ कैंपस में जूनियर एंड डिग्री कॉलेज मैं लेकर आया, इस वक्त सबसे ज़्यादा है। जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी तो मैं अपने तरफ से 25 लाख रुपये देकर बिल्डिंग बनाया वहाँ पर। मेरा MLA फंड में दिया हूँ, फिर MP फंड दिया हूँ, और भी जो है सो 20 करोड़ का चीफ मिनिस्टर साहब आज से 5 बरस पहले ऐलान करे थे फलकनुमा कैंपस के लिए, चंचलगुड़ा कैंपस के लिए ऐलान करे, जियो निकाले, लेकिन पैसा आया नहीं। उम्मीद करते हैं कि आ जाए, 5 साल हो गए, अगर वो आ जाता है पैसा तो शायद वो कैंपस और अच्छा डेवलप हो जाए। बारकस में भी हम करें पूरा कैंपस, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास एजुकेशन में ये जो रेजिडेंशियल स्कूल बारकस में है, वहाँ से हमारे बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को भी क्रैक करे हैं, IITs में भी क्रैक करे हैं, तो रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। चंद्रायन गुट्टे में हमारा मेन फोकस रहता है तालीम, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या ओवैसी स्कूल हो हमारे। हम ये कोशिश यही करते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो और तालीम अच्छी हो, और बच्चों को तालीम के ज़रिए उनके मुस्तक़बिल को रोशन करें। और
मैं ये नहीं कहूँगा कि हम मुकम्मल कामयाबी के साथ ये काम को अंजाम दे देंगे, ख़त्ई नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी एक कोशिश है हम जो कर रहे हैं। शायद आज कामयाबी नहीं मिले, आइंदा 10 बरस बाद मिले, शायद इस कामयाबी या आज जो पौधा जो मैं लगाया हूँ इसके फल खाने के लिए शायद मैं ज़िंदा ना रहूँ, लेकिन ज़रूर कौम हमारी ज़रूर इसके फल खाएगी और इसके साए में फलेंगे फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। एक काम तो शुरू करें। वैक्सीन के लिए एक रूमर्स है कि वो नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं, वैक्सीन तो लेना चाहिए। वैक्सीन ही है जिसके ज़रिए हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं, तो वैक्सीन ही है और तो कुछ नहीं है। अगर वैक्सीन का कोई मुतबादिल है तो वैक्सीन ना लें, लेकिन वैक्सीन ही है जिसके ज़रिए हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो मैं सारी आवाम से सबसे अपील करूँगा कि आप वैक्सीन लीजिए, अपने आप को इस वायरस से महफूज रखिए। कितने अवेसी स्कूल्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं सर? हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, एक नरकी फूलबाग में एक है, हमारे 2 स्कूल्स में चल रहे हैं वैक्सीनेशन के सेंटर्स, और दूसरी जगह पे चंद्रायन गुट्टे में और इलाक़ों में भी सेंटर्स हैं गवर्नमेंट की जानिब से। फिर ओवैसी हॉस्पिटल में भी है, तो मुख्तलिफ जगह पे है सेंटर्स हमारे चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अब मुगलपुरा जो है वो चार मीनार में आता ना, देखिए मुगलपुरा जो है वो चार मीनार में ही आता है। नशेमन नगर और वो जो और एक हमारा पुराना जो साबिका दार्जिलिंग है, ये 2 स्कूल याकुतपुरे में आते हैं। तो हो रहा है काम, और अंबरपेट में भी है। अब मेरी जानिब से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह साहिब इस्तिताअत लोगों को भी ऐसी हिदायत दे और वो भी ऐसा काम करे। इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विथ अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स, जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए में, और 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत 64,999 रुपए। तो देर न करें और जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, पता सैयद अली चबूतरा आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रेवल्स हैदराबाद। कांटेक्ट करें 8686171786। इसके अलावा 8686121786 पर।